गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम आज कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में वायुमंडल क्लाइमेटोलॉजी वाला जो टॉपिक था एटमॉस्फियर, हमने अपनी पिछली कक्षा में कंप्लीट कर दिया था। आज हम टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय विलोमता, फिर हीट बजट, उस पर आधारित प्रश्नों की बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात कि यदि आप में से जो भी विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत के सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। इस समय सितंबर ऑफर के रूप में आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है कि सब्सक्रिप्शन में आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 9 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, वैसे ही 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच 2025 जो कि स्टार्ट हो चुका है। संडे कॉम्बैट टेस्ट जरूर दीजिएगा MK लाइव रिफर कोड को यूज करते हुए। 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन आपके पास है। ऑफलाइन सेंटर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच आ रहे हैं 2025 के लिए। ज्वाइन करिए उस बैच को और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। जनरल साइंस का हमारा कोर्स इस समय प्लस पर चल रहा है। क्लाइमेटोलॉजी में मैंने अपनी पिछली कक्षा में मौसम और जलवायु वाला अभी नहीं किया हमने कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना, इन दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। मौसम और जलवायु का जो अंतर है वो सबसे लास्ट में लूंगा मैं इस बार, क्योंकि आपको उस समय तक जलवायु बड़े बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के 2 टॉपिक कवर हो गए हैं। आज हमारा टारगेट है तापीय प्रतिलोमन, ताप पेटिया, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं और फिर आज का टारगेट है कि ऊष्मा बजट हो जाए। यदि 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं तो फिर क्लाइमेटोलॉजी हमारा बिल्कुल स्मूथली जैसा टारगेट था वैसे चल रहा है। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जो आज पहली क्लास देख रहे हैं। तनाव मत लेना, आपने यदि पिछली क्लासेस नहीं देखी तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली कक्षाएं जो 3 हुई है उसको कवर करिएगा। उससे आपको एक कंटिन्यू चीजें मिलती और समझती जाएंगे तो आपको कंसेप्ट समझने में आसानी जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पिछला जो हमने क्वेश्चन, पिछले जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए आप लोग कि क्या सभी ने उसे कवर कर लिया है ना। पिछली बार जो हमने कवर करवाया था कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, तो उस पर बेस्ड कुछ सवाल देख लेते जो पिछले वर्ष में आए थे। कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए जरा देख लीजिए। यदि आप मेंस का प्रश्न देखना चाह रहे हैं तो 2022 में मेंस में एक सवाल आया था, क्षोभ मंडल, ये पढ़ाया है मैंने अभी पिछली बार में, तो आप लिख सकते हैं अब इसको। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है, मतलब पूरी तरह से क्षोभ मंडल की जानकारी देनी है, जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? तो अगर आप इसका दूसरा अभिभाग है कि मौसम प्रक्रियाओं को कैसे निर्धारित करता है, तो संघनन की प्रक्रिया क्षोभ मंडल में होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्षोभ मंडल में होती है, बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है, वर्षा की घटना क्षोभ मंडल में होती है, यहां तक कि जितने भी प्रकार के संघनन, कोहरा, मिस्ट मतलब कोहरे का निर्माण, धुंध का निर्माण, या फिर ओस की बूंद का निर्माण, पाले का गिरना, ओलावृष्टि, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो अगर आप ओलावृष्टि, कोहरा इसे समझना चाहते तो 2 क्लास के बाद हम इसका आंसर बढ़िया से और भी लिख पाएंगे, लेकिन इस पर सवाल कुछ ऐसा आया था। 250 शब्द अभी, मतलब जब मैं ये घटनाएं समझा दूंगा आप लोगों को तो 250 शब्द आपको कम लगेंगे, आप और भी बेहतर लिख पाएंगे। पर ऑब्जेक्टिव सवाल देखिएगा, 2012 में एक प्रश्न आया था
और ये मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है सच में ईमानदारी पूर्वक, उनसे उत्तर बनने चाहिए। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण, हमने पढ़ा था एक लेयर के बारे में जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल होते हैं और जिसको हमने एक नाम दिया था आवेशित कणों के कारण ही। देखे जरा कितने लोगों को परत का नाम याद आता है। यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचते? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आवेशित कण हैं उत्तरी ध्रुव पर आयन मंडल, बहुत बढ़िया, आयनोस्फीयर आयन मंडल, मैंने आपको यह बताया था कि आयन मंडल में एक विशेष चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे उत्तरी गोलार्ध में ओरोला बोरिवलिस और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में ओरोला ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये मैंने पिछली बार बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्रकाश है वास्तविक रूप में इन आवेशित कणों के पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में जमा हो जाने, टकराने के कारण होता है। तो इन आवेशित कणों का पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जमा होता है। ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था। आइए, अगर याद आ गया हो तो बहुत अद्भुत। बताइए क्या आंसर आप चुनेंगे? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, ऑप्शन ए है। दूसरा है पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देती है। ओजोन अल्ट्रावायलेट के अलावा कुछ नहीं करती है, यह बात ध्यान देना। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने थी। आर्द्रता भी मैंने बताई थी कि 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रहती है। इसका आंसर आना चाहिए केवल और केवल ऑप्शन ए, क्योंकि वह मैग्नेटिज्म के कारण, क्योंकि मैग्नेट भी एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता यदि वो गतिशील हो, और क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो मैग्नेट गतिशील हो गया, एक विद्युत उत्पन्न हो ही रही है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां आने लगते हैं और इसी कारण से ओरोला बोरिवलिस और ओरोला ऑस्ट्रेलिस का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रश्न है, आज इसको ट्राई करना। आपके सीनियर, आपके वे बड़े भाई बड़ी बहन जिन्होंने यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल तैयार कर लिए हैं, उनसे पूछना तो भी उत्तर निकालने में दिक्कत आ जाएगी। उन्हें ट्राई करके देखना, आपको मेरी बात यकीन हो जाएगी कि मास्टर ने पिछली क्लास में जितना सरलता से उसे एक्सप्लेन किया था, सच में किताबों में उतनी सरलता से चीजें नहीं मिलती। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते चलिएगा। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन ए। फिर 2012 में सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में घटोत्तरी होती है। मैंने पढ़ाया था कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है, और मैंने उसका रीजन बहुत अद्भुत तरीके से बताया था और मैंने वहां दावा किया था कि आज आपको पहली बार एक नई बात पता चलेगी कि भले ही सूर्य से दूरी नजदीक होने पर भी ऊपर तापमान कम होता है, क्योंकि पृथ्वी वास्तविक रूप में वायुमंडल जो गर्म होता है वो गर्म किस कारण से होता है, ये मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से समझाया था। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है क्योंकि मैंने एक पहला रीजन तो बताया था कि ऊपर वायुमंडल में सघनता कम हो जाती है। सघनता मतलब डेंसिटी। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। सतह से ऊपर की ओर का मतलब हुआ लाल लालियो कि वायुमंडल ऊपर गर्म नहीं होता, नीचे से गर्म होते हुए ऊपर उस गर्मी जाती है, इसलिए यहां ज्यादा गर्मी और यहां कम गर्मी होती है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। दूसरा तो पूरी तरह से बकवास है, ऊपरी वायुमंडल में तो उल्टी आर्द्रता होती ही नहीं है। मैंने आपका जीवन सरल कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति के 50-50 वाले में 2 ऑप्शन हटा दिए। अब आप बताइए क्या आपको आंसर लग रहा है? हम इसमें कहेंगे कि सर
ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये 100% सही है। और अगर ऊपरी वायुमंडल में हवा कम सघन होती है तो तीसरा तो होगा ही, मतलब ए आंसर नहीं होगा बिल्कुल। और ये मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसे बहुत बारीकी से समझाया था कि लाल लालियो, वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ऊपर से नीचे की ओर गर्म नहीं होता। इसे मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। कितने लोगों को इसका उत्तर याद आ रहा है? मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को। और ये तो मैंने बताया था कि भाई जनरली यही होना चाहिए कि ऊपर जाने पर तापमान कम होना चाहिए था, क्योंकि सघनता कम होती है। ये पिछली कक्षा का बढ़िया सवाल है और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, ठीक है आपके परिचय में होगा कोई ज्योग्राफी में पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी भी, मैं दावा कर रहा हूं कि उत्तर निकालना कठिन होगा उनके लिए भी। इसका मतलब ये मैं ये गुरूर नहीं कर रहा हूं कि मैंने ही बताया, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं यूपीएससी का प्रश्न इतना भी सरल नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली। भाई एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन क्या एनसीईआरटी उन बारीक पहलुओं पर आप ध्यान दे पाए जहां देना चाहिए था? क्या आप उसी पॉइंट को हाईलाइट कर पाए जो कि इंपॉर्टेंट था? क्या आप उसकी वही बात समझ पाए जो लेखक बोलना चाह रहा था? तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ चीजें ला रही हैं। तो जैसे कि आप में से कई लोगों ने कल का जो वीडियो है बहुत अद्भुत पसंद किया है, और इस कारण से मेरा मन ये हुआ है कि निश्चित ही अब आपके लिए यही से शुरुआत करते हैं। तो सोमवार से हम एक नई शुरुआत, जैसे कि मैंने पॉलिटी से आपका वादा किया था कि हम लक्ष्मीकांत पूरी कवर कराएंगे, तो मैं नए तरीके से चाह रहा हूं कि आप जो भी आपके पास लक्ष्मीकांत होगी या मेरी कक्षाएं होगी पॉलिटी की, तो आप चैप्टर तैयार करके आएंगे। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, सोमवार को मैं दो टेस्ट लूंगा, लाइव रहेंगे ये 1 आवर के, 1 आवर पॉलिटी और 1 आवर मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब आप सोर्स समझिएगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब मेनली सोर्स रहेगा और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब। आपके पास कोई दूसरी हो तो घबराना नहीं, उससे भी चल जाएगा। आप इसका पहला चैप्टर तैयार करके रखेंगे। सोमवार को हम पहला टेस्ट 10 से 11 बजे लेंगे पॉलिटी का, और शाम को 5:30 से 6:30 लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैं अब आपको टारगेट देते चलूंगा, जैसे अभी मैंने टारगेट दे दिया, फिर सोमवार को मैं टारगेट दे दूंगा अगले चैप्टर का। एक दिन का गैप भी दूंगा मैं, ताकि आप लोग, ये यूट्यूब पर नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं, ये फ्री रहेगा पूरा टेस्ट सभी के लिए। इसके माध्यम से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसके माध्यम से प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे, इसके माध्यम से नए पैटर्न को भी देख लेंगे। ये अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे मैं लूंगा, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा मैं, ताकि आपको मिल जाए। तो आप लोग इसके माध्यम से बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो पहले ये 2 विषय का टारगेट लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 20-20 चैप्टर भी अगर हैं तो मतलब 20 चैप्टर, समझना मेरी बात मैं क्या सोच रहा हूं। पॉलिटी में मान लेते हैं कि 20 चैप्टर है या 30 चैप्टर है, तो 30 टेस्ट लूंगा मैं चैप्टर वाइज। स्पेक्ट्रम में मान लेते हैं कि 25 चैप्टर है, तो 25 टेस्ट लूंगा मैं, मतलब 25 क्लास स्पेक्ट्रम की होगी और 30 क्लास फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत की होगी। एक दिन में एक चैप्टर, वो भी टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या होगा, जो अच्छे पॉइंट होंगे वो क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो तैयार रहिएगा, मतलब ज्यादा 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टारगेट होगा, ताकि चीजें बेटर हो जाए। प्रीवियस ईयर सब कवर होगा उसमें, हम प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे, सीडीएस एनडीए के भी, और नए क्वेश्चनों पर भी चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, जितना हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नए पैटर्न पर।
तो आइए शुरुआत करते हैं तापीय प्रतिलोमन या टेम्परेचर इन्वर्जन, TI, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन की यह घटना पॉइंट वाइज, देखो नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी दिखा दे रहा हूं जल्दी याद रखने के लिए। सबसे पहले तो यह घटना क्षोभ मंडल की है। दिस इवेंट्स अकर इन द ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की घटना है। दूसरा, क्या होता है इस घटना में, तो परिभाषा क्या है, परिभाषा है सामान्यतः क्षोभ मंडल में पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी देखेंगे। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन यदि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लग जाए तो इस घटना को तापीय प्रतिलोमन या तापीय वित्क्रमण कहा जाता है। जनरली इन द ट्रोपोस्फियर विद द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट इफ temperature increases with the height in the troposphere then it is called temperature inversion। भाई जनरली ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है और हमने वो पढ़ा है 6.5 डिग्री की कमी होती है हर 1 किलोमीटर पर, 1 डिग्री की कमी होती है 165 मीटर पर, ये पढ़ा है। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ने लग जाए तो भूगोल शास्त्रियों ने इस घटना को नाम दिया है तापीय वित्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, सबसे पहली क्या शर्त है भाई, इसके लिए आवश्यक शर्त होती है आसमान का साफ होना। आसमान का साफ होना, साफ होना का मतलब होता है कोई बादल वाली रात नहीं होनी चाहिए, बादल वाला दिन नहीं होना चाहिए, आसमान बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हवाएं शांत होनी चाहिए, मतलब कोई हवाओं में कोई विशेष गति नहीं होनी चाहिए, तूफान उफान जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हवाएं शांत होनी चाहिए, मौसम शांत होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि आसमान का साफ होना, हवाओं का शांत होना। जनरली जो ठंड के समय की बात होती है और सतह पर उच्च दाब की स्थिति भी मिल सकती है, हाई प्रेशर की स्थिति मिलती है, जनरली उच्च दाब की स्थिति मिलती है, हाई प्रेशर की कंडीशन मिलती है, तभी ऐसा होता है। आइए जरा समझा रहा हूं मैं, घबराना नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। इमेजिन करिए दिल्ली जैसी जगह पर ठंड का समय दिसंबर का महीना चल रहा है। कल्पना करिए दिसंबर का महीना है, दिल्ली में काफी ज्यादा ठंड है। इस ठंड के कारण लगातार हवा ठंडी होकर नीचे गिर रही है, और लगातार हवा ठंडी होकर जब नीचे गिर रही है और साथ ही साथ जो धरातल है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इस धरातल के संपर्क वाली हवा और भी ठंडी हो गई। धरातल के आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वह ठंडक कम होती जाएगी और हवा एक तरीके से ऊपर थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो यहां तापमान कम होगा और यहां तापमान अधिक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटने की जगह यहां बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। मतलब यहां पर नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ेगा, तब इस घटना को नाम दिया जाएगा तापीय वित्क्रमण मिल रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना मिल रही है। यहां पर ऑब्वियसली हवा ठंडी होगी तो भारी होकर नीचे गिरेगी, मतलब यहां हाई प्रेशर आ जाएगा, उच्च दाब की स्थिति निर्मित हो जाएगी।
तापीय वित्क्रमण जब भी हम बातचीत करेंगे तो इसका साधारण सा अर्थ है कि ट्रोपोस्फीयर में, क्योंकि समताप मंडल में तो यही होता है। ट्रोपोस्फीयर के लिए यह घटना नहीं हो गई क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होने लग जाता है। यदि आप मुझसे इसका ग्राफ पूछे तो मैं इसके लिए ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं। आप यहां पर लिख देंगे कि यहां ऊंचाई है, हाइट है, और यहां तापमान है, टेम्परेचर है। जनरली ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। जैसे ये देख लीजिए कि ये 20 डिग्री है, ये 15 डिग्री, ये 10 डिग्री, ऐसा होता है। लेकिन अगर तापमान घटने की जगह बढ़ने लग जाए ऊंचाई के साथ, तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो ग्राफ का हिस्सा है, ये क्षोभ मंडल में तापीय वित्क्रमता को दर्शा रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन को दर्शा रहा है। आप इसे कहेंगे कि यह टेम्परेचर इन्वर्जन है। ये ग्राफ है। इस सर्कल को आप न भी बनाना चाहे तो मत बनाइए, लेकिन बस सर्कल में हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। टेम्परेचर कम हो रहा था लेकिन अब बढ़ने लग गया, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो वो जो ग्राफ का हिस्सा है उसको हम तापीय वित्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तापीय एट कूलर देन द एयर एट हायर एटीट्यूड, ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। हमें पता है कि नीचे गर्म, फिर ठंडा, और फिर और भी ठंडा। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लग जाए, नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा आने लग जाए, तो हम इसको जनरली कहते हैं कि यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, तापीय वित्क्रमण की घटना हो रही है। तापीय वित्क्रमण जनरली 4 प्रकार का मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं, भूगोल शास्त्री कहते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहला तापीय वित्क्रमण अगर हम देखें तो ये जो तापीय वित्क्रमण है ये घाटी में मिलता है, जिसको सबसिडेंस इन्वर्जन या घाटी तापीय वित्क्रमण कहते हैं। जरा ध्यान से समझते चलिएगा प्लीज। घाटी में मिलने वाला जो तापीय वित्क्रमण है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार का तापीय वित्क्रमण देखने को मिलता है। जनरली दिन के समय जो ऊपर वाला क्षेत्र है किसी पहाड़ का वो गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे सूर्य प्रकाश के न पहुंचने के कारण नीचे वाली जगह पर सूर्य प्रकाश उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता और वहां पर हवा और सतह ठंडी रहती है। तो यदि हम उस घाटी में जाएंगे तो नीचे वाला क्षेत्र ठंडा और ऊपर वाला क्षेत्र गर्म होगा। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन की संज्ञा दी जाएगी। यह घटना जनरली घाटी वाले क्षेत्र में या पहाड़ी और घाटी वाले क्षेत्र में मिलेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी, इसी कारण से ये जो कभी हम पढ़ेंगे अभी जब हवाओं की बातचीत रहेंगे कि दिन के समय जो हवाएं चलती है घाटी से, इस हवाओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहां याद रखेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण या तापीय वित्क्रमण की घटना घाटियों में दिन के समय सूर्य प्रकाश के कारण ऊपर का क्षेत्र तो गर्म हो गया, सतह गर्म हो गई, लेकिन यहां वाली जो चीजें हैं वो ठंडी की ठंडी ही रह जाती है। दूसरा तापीय वित्क्रमण जो मिलता है ध्रुवीय क्षेत्र में मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर रीजन में। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है भाई? तो ध्रुवीय क्षेत्र में पोलर रीजन में, ध्यान से देखना, पोलर रीजन में दोनों जगह पर यहां पर पूरी बर्फ होती है तो सतह काफी ठंडी होती है, तो उसके संपर्क वाली हवाएं भी ठंडी होती है। लेकिन ऊपर जाने पर तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि वह उस बर्फीली सतह से दूर है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की जगह यहां बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसे भी हम ध्रुवीय प्रकार का तापीय वित्क्रमण कहते हैं। फिर तीसरा होता है समुद्री क्षेत्र में। समुद्री क्षेत्र में कि जनरली क्या होता है, अगर हम बातचीत करें तो दिन के समय समुद्र के किनारे पानी जल्दी गर्म नहीं होता, जबकि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है।
तो जमीन जब जल्दी गर्म हो जाती है तो वहां से हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, और जब वहां से हवाएं ऊपर उठ जाती है तो कहां जाएगी? तो जनरली वो हवाएं, गर्म हवाएं यहां पर समुद्र के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाती है। लेकिन पानी उतना गर्म न होने के कारण वो हवा अभी भी ठंडी होती है कंपेरेटिवली ऊपर की हवाओं के। और यहां तापमान ज्यादा और यहां तापमान कम। रेड लाइन से मैं तापमान ज्यादा दर्शा रहा हूं और ब्लू लाइन से तापमान कम को दर्शा रहा हूं। तो नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। यह समुद्री प्रकार का तापीय वितक्रमण मिलता है, समुद्री प्रकार का तापीय वितक्रमण। तो हम एक सिंपल सी बात यदि आपसे कहें, एक सिंपल सी बात यदि हम आपसे कहें तो जनरली एक तो घाटी प्रकार का तापीय वितक्रमण, ध्रुवीय प्रकार का तापीय वितक्रमण, समुद्र के किनारे वाला तापीय वितक्रमण, और जैसे मैंने दिल्ली वाला उदाहरण बताया रेडिएशन विकिरण वाला। दिल्ली का तापमान बिल्कुल दिसंबर के महीने में कम हो जाता है, तो पूरी तरह से जो विकिरण उष्मा है उसके निकल जाने के बाद सतह बहुत ठंडी हो जाती है, और उसका परिणाम है कि नीचे की हवा भी बहुत ठंडी हो जाएगी। सवाल यह है कि सर ये जो तापीय वितक्रमण है इससे होगा क्या? तापीय वितक्रमण की घटना के कारण नीचे की हवा ठंडी होने के कारण या तो कोहरा घना बन जाएगा, कोहरा बन सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में। यदि उसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आर्द्रता हो तो संघनन नीचे हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ओस की बूंदें बड़ी बन जाएगी, मतलब बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में ओस की बूंदें बनेगी। हो सकता है बूंदाबांदी भी हो सकती है अगर आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो कोहरे का निर्माण, धुंध का निर्माण, ओस का निर्माण, और भी टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाए नीचे तो पाला बन जाएगा। पाला मतलब वो जो पानी है वो बर्फ के रूप में पौधों की पत्ती पर ही जमा हो जाएगा। तो ये जो तापीय वितक्रमण की घटना होती है उसके कारण कोहरे का निर्माण, धुंध मिस्ट का निर्माण या फिर पाले का निर्माण भी हो सकता है। तो तापीय वितक्रमण में हम समझते हैं कि पहले तो परिभाषा लिखनी है, कहां होती है ये घटना लिखनी है, क्या जरूरी होता है ये लिखना है, एक ग्राफ बना देना है, एक चित्र बनाना चाहो तो ऐसा चित्र भी बना सकते हो, फिर कितने प्रकार का होता है और फिर उसका प्रभाव क्या है। तो उसका प्रभाव क्या होता है भाई? तो जनरली उसका प्रभाव होता है कि उसके कारण कोहरा, मिस्ट या फिर ओस और पाला जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। एक और तापीय वितक्रमण होता है वाताग्र में, लेकिन अभी वाताग्र हमने पढ़ा नहीं है। जब मैं वाताग्र पढ़ाऊंगा, जिस समय हम चक्रवात की बात करेंगे उस समय आप इसको जरूर देख लीजिएगा, वो वाताग्र प्रकार का तापीय वितक्रमण आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले तो मुझे बताइएगा कि तापीय वितक्रमण बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े हम। तापीय वितक्रमण पूरी तरह से समझ में आ गया है या अभी कोई डाउट है? मतलब अगर आपका डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो। बढ़िया, तो क्लियर है पूरी तरह से। और पॉइंट देखना क्या क्या पढ़ा हमने तापीय वितक्रमण में। तापीय वितक्रमण का इंडेक्स बता दे रहा हूं मैं, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन, आवश्यक शर्तें, प्रकार, प्रभाव। चारों बातें बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते चलिएगा। अब आते हैं टेम्परेचर बेल्ट। बेल्ट मतलब पट्टा, हिंदी में हम जो पट्टा वर्ड कहते हैं। पेटिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है। पट्टा मतलब एक तरीके का रीजन। हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी हमने देखी कि 23.5 डिग्री झुकी है, अपने कक्षीय तल के तुलना में देखें तो 66.5 डिग्री झुकी है।
ये मैंने अपनी पहली कक्षा में आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने कक्षीय तल पर पृथ्वी 66.5 डिग्री से झुकी हुई है, कक्षीय तल पर। इस कारण से पृथ्वी पर कुछ जगह पर सूर्य की लंबवत किरणें गिरती हैं, कुछ जगह पर सूर्य 6 महीने दिखाई ही नहीं देता, और इस कारण से कुछ जगह पर ऊष्मा की ज्यादा मात्रा है और कुछ जगह पर ऊष्मा की कम मात्रा है। इस सूर्य प्रकाश की मात्रा के आधार पर इस पूरी पृथ्वी को हम मुख्य रूप से पांच टेम्परेचर बेल्ट संख्या में, लेकिन 3 प्रकार के टेम्परेचर बेल्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा है, लाल लालियो, ये वो रीजन है जहां पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश साल में कभी न कभी परपेंडिकुलर होता है, कभी न कभी सूर्य प्रकाश लंबवत गिरता है, और सूर्य प्रकाश के लंबवत होने के कारण यहां पर सनलाइट और ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऊष्मा की यह अधिक मात्रा के कारण इस क्षेत्र में जनरली तापमान इतना होता है कि ठंड के महीने में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो पाता, और यहां पर एक तरीके से ऊष्मा का आधिक्य रहता है, सरप्लस रहता है, ऊष्मा काफी ज्यादा होती है। इसी ऊष्मा के कारण यहां पर जलीय तंत्र में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, प्रतिदिन के बादल बनने की भी घटनाएं होती हैं, और यहां पर वर्षा या आर्द्रता की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होता है। पूरे साल भर जनरली यहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा पाता। इस क्षेत्र को भूगोल शास्त्रियों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अंग्रेजी में ट्रॉपिकल बेल्ट या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। फिर ये वाला जो क्षेत्र है जहां टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होता है ना टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ये दोनों पेटियों में एक जैसे लक्षण होते हैं, अनुकूल और फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। इन दोनों ही रीजन को, इन दोनों ही भाग को, इन दोनों ही क्षेत्रों को भूगोल शास्त्रियों ने उपोष्ण, क्षमा चाहूंगा, शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया है। अंग्रेजी में टेम्परेट जोन नाम दिया है। आप देखेंगे कि इसी जगह पर अमीर देश मिलेंगे ज्यादा, संपन्न देश, अमीर देश। ऐसा नहीं कि केवल एक रीजन यही है जिसके कारण वे देश अमीर हैं, लेकिन क्यों इस क्षेत्र के अधिकतर देश गरीब है? क्योंकि वहां पर भौगोलिक कंडीशन भी बहुत कठोर है, जिस कारण से एक व्यक्ति, एक मनुष्य की क्षमताएं, एबिलिटी, काम करने की काबिलियत कम हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले भाग में थोड़ा सा कंडीशन फेवरेबल होने के कारण वह बेहतर तरीके से वर्क कर पाता है। और तीसरा जो टेम्परेचर बेल्ट मिलता है, वो टेम्परेचर बेल्ट जहां पर ठंड के दिनों गर्मी के महीने का तापमान भी 0 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। मतलब कभी भी तापमान बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, गर्मी में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रह जाता है कई बार।
तो इन दोनों बेल्ट को नाम दिया गया है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध अंग्रेजी में फ्रिजिड जोन कहते हैं। लाल लालियो, फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अगर आप चित्र के रूप में देखना चाहे तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, जो अभी शायद इसके पहले कई लोगों को ना समझ में आई हो। ये चित्र देख सकते हैं आप लोग, इसको ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन 23.5 डिग्री वाला, इसको टेम्परेट जोन कहेंगे। नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। इस वाली लाइन को आर्कटिक सर्कल कहेंगे, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, इसको इक्वेटर कहेंगे। ये खूबसूरत सा चित्र फोटो खींच लीजिए या बाद में बना लीजिएगा। मैं बता रहा हूं थ्योरी में लिखना क्या क्या है, आप क्या लिखोगे थ्योरी के रूप में, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज। पहले तो ये इतना चित्र आपको बनाना ही है। जब आप टेम्परेचर बेल्ट बताएंगे, लिखना कैसे आपको बताना चाहिए कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की ताप पेटियां मिलती हैं। 3 प्रकार की ताप पेटियां पृथ्वी पर मिलती है। 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर बेल्ट मिलते हैं। पहली पेटी का नाम है उष्ण कटिबंधीय। एक पेटी मैं लिखकर दिखा रहा हूं आपको, बाकी 2 पेटी आपको लिखनी है। उष्ण कटिबंधीय ताप पेटी, ट्रॉपिकल टेम्परेचर बेल्ट, ट्रॉपिकल टेम्परेचर बेल्ट, ठीक है, डैश करके पॉइंट वाइज लिखेंगे। यह पेटी पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के मध्य, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के मध्य मिलती है। दूसरा, यहां वर्ष में कभी न कभी सूर्य प्रकाश लंबवत गिरता है। अंग्रेजी वाले लोग, this belt occur between the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn and Tropic of Capricorn. That means between 23.5 degree north to 23.5 degree south latitude. Second, on this belt in the year, certainly sunlight incident perpendicularly at least once. तीसरा पॉइंट, शीत काल का या वर्ष के सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। मतलब सबसे कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री या उससे ज्यादा होता है। यह उष्मा आधिक्य क्षेत्र है, दैट इज द हीट सरप्लस जोन, उष्मा आधिक्य क्षेत्र है, इसलिए इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। यहां आर्द्रता, उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान प्राप्त होता है, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर जोन। तो ऐसा आपने लिखना चाहिए ट्रॉपिकल बेल्ट के बारे में, जो तापीय पेटियां है, ट्रॉपिकल बेल्ट लिखना बस। उष्ण कटिबंधीय ताप पेटी, ऐसा आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। फिर आप दूसरे के बारे में लिखेंगे कि यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में, या कर्क उत्तरी गोलार्ध में कर्क और आर्कटिक सर्कल के आर्कटिक वृत्त के बीच में मिलता है, या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य मिलता है। यहां पर तापमान ना तो बहुत अधिक होता है ना बहुत ही कम, एक अनुकूल तापमान का क्षेत्र है। इसी कारण से इस क्षेत्र में
मानव संसाधन बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में भी मिलते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे कि यहां सूर्य प्रकाश ना बहुत अधिक होता है ना बहुत ही कम। तो एक तरीके से ट्रांजिशन, यह एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र है जहां ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम वाली बातचीत होती है। पर अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, थोड़ा उस पर गौर करेंगे। इधर ध्यान देना सभी लोग, ये चित्र बड़ा खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत कह रहा हूं? सर चित्र में ऐसी क्या खूबसूरती दिख गई आपको? इधर देखना, ये सूर्य प्रकाश इमेजिन करिए कि पूरा सनलाइट है और इतना सनलाइट आया है। इतना सनलाइट इक्वेटर वाले रीजन में यहां पर देखना कितने क्षेत्र पर गिरा है। ये क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्र पर ये सनलाइट गिरा, ये वाला क्षेत्र पकड़ लीजिए जिस पर सूर्य प्रकाश गिरा है। लेकिन लाल लालियों, उतनी ही मात्रा का सनलाइट इधर ध्रुवीय क्षेत्र में आप देखिए तो सही कि कितने बड़े क्षेत्र पर गिर रहा है। उतनी ही चीज कम एरिया में बांटी जाए और उतनी ही चीज ज्यादा एरिया में बांटी जाए तो यहां पर वितरण ज्यादा क्षेत्रफल में हो जाने के कारण वह क्षेत्र उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा और इसलिए तापमान की कमी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान कम क्यों होता है, तो उसके दो कारण हैं। एक कारण तो सभी जानते हैं कि आज 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, मतलब पूरे साल भर सूर्य प्रकाश नहीं मिलता। लेकिन दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस जगह पर सूर्य प्रकाश की किरणें तिर्यक गिरती हैं। ट्रांसवर्स सनलाइट अकर इन दिस रीजन, सूर्य प्रकाश की किरणें तिर्यक गिरती हैं और इस तिर्यक किरणों के कारण इस जगह पर सामान्यतः प्रति इकाई क्षेत्रफल को मिलने वाले ऊष्मा की मात्रा, मिलने वाले हीट की मात्रा कम होती है। यह पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया है? यह पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जहां इक्वेटर वाले रीजन में उतना ही सनलाइट कम क्षेत्रफल को मिलता है, वहीं पर पोलर रीजन में उतना ही सनलाइट ज्यादा क्षेत्रफल में बट जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये चित्र ऐसे मिलते नहीं हैं। अब हमारे समय में तो डिजिटल नहीं थे तो बहुत दिक्कत होती थी। आपके लिए एक बड़ा पॉइंट है कि डिजिटल हो जाने के कारण चीजें और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। एक बार और समझा दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखिए कि यह प्रकाश इतने भूभाग पर गिरा और यहां पर यह प्रकाश इतने भूभाग पर गिरा और इस कारण से यहां प्रति इकाई क्षेत्रफल को मिलने वाले ऊष्मा की मात्रा कम हो गई। इसीलिए वहां का तापमान कम रहेगा, यहां का तापमान ज्यादा रहेगा। आप थोड़ा नजदीक से देख लीजिए इसको। मतलब मैं कहूंगा कि अगर मेरे हाथ में कैमरे को खिसकाना होता तो मैं आपको ये कैमरे में जूम करके दिखा देता कि कितना परिवर्तन आ गया। ये इतना क्षेत्रफल है और ये इतना क्षेत्रफल है केवल। इस तरीके से तीनों ताप की पेटियों का वर्णन करिएगा, फ्रिजिड जोन को भी समझा दीजिएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिएगा कुछ बच्चे ऑप्शनल वाले भी हो सकते हैं, एक ताप की पेटी भी होती है। एक ताप की पेटी एक्चुअल में ना ऐसा नहीं होता कहीं पर भी लाल लालियों कि अचानक ही टेम्परेचर कम हो जाए 23.5 डिग्री के बाद। ऐसा नहीं होता कि अचानक कम हो जाए। जनरली हम कहेंगे 3 प्रकार की ताप पेटियां मिलती है जनरली। लेकिन एक और ताप पेटी कुछ भूगोल शास्त्री मानते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद मिलती है। उनका कहना है, जैसे इसका नाम शीतोष्ण था तो इसका नाम वो रखते हैं उपोष्ण ताप पेटी। उपोष्ण अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, और इसका नाम फिर टेम्परेट। मतलब उसी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल में। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, जैसे भारत के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये कर्क रेखा है, सभी को पता है, और भारत यहां मिलता है, भारत यहां मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है
और ऊपर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का ऊपरी भाग क्या शीतोष्ण में आता है, तो टेक्निकली हम शीतोष्ण ना कह के उसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय भाग कहते हैं भारत के बारे में। क्या ये पॉइंट भी समझ में आ गया है कि हम उसको जनरली सब ट्रॉपिकल कहते हैं? तो ये जो दो, एक जो शीतोष्ण है इसको कुछ भूगोल शास्त्री दो बेल्ट में बांटते हैं। तो एक हल्का फुल्का आइडिया आपके पास होना चाहिए भारत के विषय में, तो विशेष करके जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे पहले बता दीजिए कि यहां ताप पेटियों में कोई दिक्कत आ रही हो। हमने पूरा एक चित्र बनाया था। ताप पेटियों में हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले तो ताप पेटियां क्या है? ताप पेटियां है समान तापमान वाले क्षेत्रफलों को जोड़कर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे ताप पेटी कहते हैं। फिर ताप पेटियां क्या है? कितने प्रकार की हैं ताप पेटियां? तो 3 प्रकार की हैं। तीनों ताप पेटियों का वर्णन करना है, एक बढ़िया सा चित्र बनाना है जो जैसे मैंने बताया था जोन वाला, और चौथा रीजन बताइएगा कि ध्रुवों पर तापमान कम होने के 2 बड़े कारण हैं, पहला और दूसरा। एक तो वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और दूसरा कारण आपको बताना है जो मैंने आपको बताया था तिर्यक के रूप में। तिर्यक प्रकाश के रूप में। अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। थोड़ी कहानी समझते हैं। इस पृथ्वी को निर्मित हुए लगभग 4.5 अरब साल हो चुके हैं, 450 करोड़ साल हुए हैं। अब इन 450 करोड़ साल से जनरली एक मुझे बात बताना, ठंड के दिनों में कहीं पर आग लगाई होती है सेकने के लिए, तो कुछ समय आप आग के सामने बैठोगे तो धीमे धीमे आप गर्म होते जाते हो ना, धीमे धीमे आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। तो 450 करोड़ वर्षों से यह पृथ्वी सूर्य के सामने खड़ी है। इमेजिन करिए 450 करोड़ वर्षों से, कोई साधारण बात नहीं कर रहा हूं मैं। 450 करोड़ वर्षों से यह पृथ्वी सूर्य के सामने है, और फिर भी उसका तापमान 15 और 16 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। 15 और 16 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन है। ये तभी संभव है जब ये पृथ्वी जितना सूर्य प्रकाश मिलता होगा उतना अंतरिक्ष में भेज देती होगी, तभी पॉसिबल है कि वह सनलाइट लेती और छोड़ देती होगी। क्योंकि अगर वो सनलाइट लेती ही रहती तो एक समय के बाद आग का गोला बन जाती। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर, जो तापीय बजट की बात कर रहे हैं, इसको तापीय बजट की जगह ऊष्मा बजट कहेंगे हम, ज्यादा बढ़िया शब्द रहेगा। तो ये जो हीट बजट है, ये पृथ्वी का आने और जाने का अमाउंट चेक करना चाह रहे हैं। हम ये सीखना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, पृथ्वी के पास सूर्य प्रकाश आता है, फिर वो कैसे जाता है? क्या रात होते ही उस जगह से सारा पूरे सूर्य प्रकाश गायब हो जाता, मतलब सारी ऊष्मा गायब हो जाती है? क्या ऐसा होता है किसी जगह पर कि दिन के समय वो जगह गर्म हुई और रात होते ही अचानक ठंडी हो गई? ऐसा तो नहीं होता। तो क्या होता है सिस्टम, किस प्रकार की चीजें होती हैं, हम इस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही कि हम क्या समझना चाह रहे हैं? ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्याताप और पृथ्वी से मुक्त होने वाली ऊष्मा का गणितीय मापन है, जिसके माध्यम से हम इस बात की या इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों पृथ्वी का तापमान इतने करोड़ वर्षों के बाद भी लगभग स्थिर बना हुआ है। ऊष्मा बजट से तात्पर्य
एक प्रकार के लेखा जोखा से है। बजट से तात्पर्य एक प्रकार की प्राप्ति और खर्चों से है। वैसे ही यदि पृथ्वी के लिए ऊष्मा की प्राप्ति और ऊष्मा के उत्सर्जन के आंकड़ों पर ध्यान दे तो इसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द हीट बजट ऑफ अर्थ। तो बजट मीन होता है, खुले तौर पर हम समझते हैं कितना आया कितना गया। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट कैसा है। तो ऊष्मा बजट को समझने के लिए पहले हम ये कुछ अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेंगे सर हम? ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का लगभग बाह्य वायुमंडल है। सबसे बाहरी परत मतलब एक्सोस्फीयर पकड़ लीजिए, लगभग 400-500 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो हम ये मान रहे हैं कि 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी को जो भी सूर्य प्रकाश मिला, जो भी सनलाइट मिला, हमने वो माना कि वो कितना सनलाइट मिला है। तो ऐसा लिखना है बकायदा आपको ऊष्मा बजट में कि माना पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल की परत पर 100 यूनिट सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। 100 यूनिट सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी दिन का समय आएगा, किसी जगह पर दिन का समय होता है और वहां सूर्य प्रकाश मिलता है, तो उस वायुमंडल पर प्रति यूनिट एरिया में, प्रति यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले एरिया में कितना प्रकाश मिलता है। देखिए कितने लोगों को पता है, इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसको एक प्रकार से सौर्य नियतांक कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। एक लाली है जो कह रही कि क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो मैं बता दूं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो है तो वैसे प्राकृतिक, लेकिन मानव के कारण अब उसकी रफ्तार बढ़ चुकी है। मानवीय घटनाओं के कारण अब उसका मान बढ़ चुका है। आइए जरा देखते हैं। कुछ लोगों ने उत्तर देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बहुत सारे लोग सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत पर सूर्य हमें कितनी ऊष्मा देता है। तो सूर्य हमें ऊष्मा देता है 1.93 से 1.94 कैलोरी, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, प्रति मिनट। जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई मैं बता रहा हूं, इसको लगभग आप 2 पकड़ लीजिए, 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। मतलब पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल पर अगर आपने एक एरिया बनाया, लाल लालियो एरिया, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर की, उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की, और 1 मिनट तक सूर्य प्रकाश को यहां पर कैलकुलेट किया, तो लगभग 2 कैलोरी हीट के बराबर, 2 कैलोरी ऊष्मा के बराबर हमें यहां सूर्य ताप मिलता है। इसको सोलर कांस्टेंट कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। इसे सौर्य नियतांक, सौर स्थिरांक कहा जाता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। तो
तो ये एक्चुअल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने करके बताया कि पृथ्वी की उस जगह पर कितना सूर्य प्रकाश मिलता है। तो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर वर्ग वाली जगह पर 2 कैलोरी के बराबर की ऊष्मा मिलती है, लगभग एग्जैक्टली 1.93 से 1.94। लेकिन अब हम पृथ्वी को मिलने वाला जो सूर्य प्रकाश है या सूर्याताप है, जो सूर्य प्रकाश से मिलने वाली ऊष्मा है, उसको हम सूर्याताप कहेंगे। हिंदी में, अंग्रेजी में सोलर इंसोलेशन कहेंगे। सूर्य के प्रकाश के रूप में हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे सूर्याताप कहते हैं, सोलर इंसोलेशन कहते हैं, जिसे हम 100 यूनिट मान रहे हैं। हमने मान लिया कि हमें 100 यूनिट सूर्य प्रकाश मिला है। 100 यूनिट जो सूर्य प्रकाश हमें मिलता है, सबसे पहले वो 2 हिस्सों में बट जाता है। 100 यूनिट में या 100% में 35% जो सोलर है, सोलर इंसोलेशन है, सूर्याताप है, ये 35 यूनिट इस पृथ्वी के धरातल पर, इस पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही लौटा दिया जाता है। 35 यूनिट सूर्य प्रकाश आया और लौटा दिया गया, लौटा दिया गया। इसने कोई घटना नहीं की है। इस 35 यूनिट को हम लोग भूगोल में एल्बिडो कहते हैं, ज्योग्राफी में एल्बिडो। ये पृथ्वी का एल्बिडो है। एल्बिडो प्रकाश की वह मात्रा है जो बिना अवशोषण के सीधे लौटा दी जाती है। इट इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ अर्थ। इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। क्या ये एल्बिडो शब्द सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा कि पूरी तरह से क्लियर है हम जिस एल्बिडो की बातचीत करने जा रहे हैं। तो 35 यूनिट एल्बिडो मतलब बिना अवशोषण के लौटा दिया गया। ये 35 यूनिट एल्बिडो भी पृथ्वी पर अलग अलग स्रोत से या अलग अलग संरचनाओं से लौटाया जाता है। अलग अलग संरचनाओं से इसको लौटाया जाता है। इसमें 27 यूनिट, लाल लालियो 27 यूनिट, 27 यूनिट बादलों से परावर्तित होता है। बादल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। एल्बिडो मतलब परावर्तित भी समझ सकते हैं। 27 यूनिट बादलों से परावर्तित होता है। दैट मीन्स ये जो पृथ्वी पर बादल उपस्थित होते हैं, ये 27 प्रकाश को 27% कहिए, यूनिट कहिए, उसको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। 6 यूनिट प्रकाश, एक फिजिक्स की घटना है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। स्कैटरिंग क्या होता है सर? प्रकाश जब किसी पार्टिकल से टकराता है तो बिखर जाता है, टूट जाता है, कई हिस्सों में खत्म हो जाता है, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो 6% प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही, कहीं सतह पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में स्कैटर हो गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है। और 2 यूनिट बर्फ की टोपियां, जो हिमालय हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, किलिमंजारो है, केनिया पर्वत है, जो लगभग 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पर्वत हैं, वहां कई सारी आइस कैप हैं, उनसे 2 यूनिट वापिस भेज दिया जाता है, रिफ्लेक्ट भेज दिया जाता है। देख लीजिए 35 यूनिट प्रकाश सूर्य प्रकाश या 35 यूनिट जो सोलर इंसोलेशन है,
उसने कुछ नहीं किया, वो आया और चला गया। इसका हिसाब किताब हो गया। मतलब सूर्य के 35 हिस्सों ने 35 भाग वाले जो प्रकाश पृथ्वी को मिला होगा, जो भी सूर्य का प्रकाश मिला उसमें 35% प्रकाश ने कोई काम नहीं किया, वो लौट गया। मतलब अगर आप मुझसे कहें कि सर थोड़ा प्रैक्टिकल समझाइए, तो प्रैक्टिकली मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो ध्यान से सुनना। मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, आप ऑनलाइन में 100 लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं। 100 लोग किस दिन आते हैं? जिस दिन मधुकर सर कह रहे कि आइए शुरुआत करते हैं एक अद्भुत तरीके से और पूरी हिम्मत और पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पहले दिन 100 लोग तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन 35 लोग पहले ही दिन सिलेबस को देखकर, सिलेबस को समझकर, अपनी क्षमताओं को जानकर लौट जाते। वो कहते हमसे ना होगा। ये है एल्बिडो, जो कुछ प्रयास करने से पहले हार मान चुके हैं। ये मान चुके हैं कि हमसे ना होगा। क्या अब दिमाग में आ रहा है कि ये 35 यूनिट क्या है? वो प्रकाश जिसने कोई काम नहीं किया और सीधा लौट गया। वे लोग जो तैयारी के लिए केवल सोचे थे, लेकिन जब शुरुआत की बात आई तो उसी दिन घर लौट गए थे। है ऐसे कई लोग, होंगे आपके परिचय में भी होंगे, पहले ही दिन लौट कर आ गए। उनमें से कुछ लोगों को बादलों ने लौटाया है। बादलों ने मतलब कुछ लोगों को उनके परिचय वाले रिश्तेदारों ने ही कहा तुमसे ना होगा, घर बैठ जाओ। कुछ लोग बिखर गए, भटक गए बेचारे, यहां पर आए, यूट्यूब पर आए, कोई लाल की खोज में, कोई लाली की खोज में, बिखर गए, भटक गए। फिर वो कहे कि सर मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं कुछ करने के लायक नहीं बच पाया। और 2 लोगों को चकाचौंध ने निपटा दिया, बर्फ की टोपियों ने, चकाचौंध ने। जिनको लगा कि जिंदगी ऐसी होती है, तैयारी ऐसी होती है, सुबह 8 बजे उठना है, चाय पीना है, आनंद लेना है, मास्टर के वीडियो से मजा लेना है और फिर 4-5 साल के बाद कुछ सोचेंगे। तो ये 35 लोग ऐसे हैं जो बिखर गए हैं। अब इस लड़ाई में, इस बजट में 65 यूनिट सूर्य प्रकाश बचा है। 65 यूनिट प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की धरातल के द्वारा अवशोषित होता है। पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित होता है। लाल लालियों, इसमें से भी 2 हिस्सों में यह बंटता है। 14 यूनिट और 51 यूनिट। 14 यूनिट और 51 यूनिट। इसे वायुमंडल ने या बादलों ने अवशोषित किया है। बादलों ने अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया है। सर ये बादल इसको अवशोषित कर रहे हैं तो कब छोड़ेंगे इसको? बिल्कुल छोड़ेंगे। जब ये बादल या तो वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में जिस दिन गिरेगा तो बादल खत्म, पानी के रूप में गिर गया। जैसी पानी के रूप में गिरेगा तो वह अपनी हीट लेकर, मतलब हीट उसकी रिलीज हो जाएगी और वह मुक्त हो जाएगा। तो ये बादल कुछ समय के बाद, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के बाद उस ऊष्मा को रिलीज कर देगा। पर करेगा कितनी यूनिट? 14 यूनिट प्रकाश को वह बादल जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो लौटा देगा कुछ समय के बाद। और 51 यूनिट प्रकाश, 51 यूनिट प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगा। पृथ्वी के धरातल पर, दैट मीन्स लाल लालियों, लगभग आधा ही सूर्य प्रकाश धरातल तक पहुंच पाता है। ये 51 यूनिट सूर्य प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पहुंच पाएगा।
तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में आधे ही बच्चे लगभग ऐसे हैं जो सिलेबस कवर कर पाते हैं। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आधे ही लोग ऐसे हैं जो सिलेबस कवर कर पाते हैं, आधे तो हवाबाजी में ही रहते हैं। पिछली बार वो रह गया था, इस बार ये रह गया था, 6 साल कुछ न कुछ रह जाता है। तो सर ये 51 जो धरातल पर गया ये कब लौटेगा? लौटेगा। इसमें से लाल लालियों, इसमें से 17 यूनिट प्रकाश, 17 यूनिट प्रकाश जब उस जगह से सूर्य चला जाएगा, रात का समय होगा, तो 17 यूनिट जो धरातल ने प्रकाश पकड़ के रखा था वो प्रकाश सीधा आसमान चीरते हुए अंतरिक्ष में लौट जाता है। मतलब उसने दिन में सूर्य पृथ्वी को गर्म किया और जैसे ही शाम हुई पृथ्वी से निकल गया। ये वो विद्यार्थी हैं जो कक्षा में आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने घर चुपचाप जाते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये 17 यूनिट 51 में से लौटा दी गई सर, पूरी चली गई, ये अंतरिक्ष में वापस चली गई, फिर लौट कर नहीं आई। मतलब 35 और 17 52 यूनिट प्रकाश चला गया है पूरी तरह से, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है अभी। लेकिन ये 34 यूनिट जाएगी जरूर, लौटेगी जरूर, क्योंकि लौटना तो है इसको, लेकिन थोड़ी रुक कर। ये वो विद्यार्थी हैं जो क्लास खत्म होने के बाद घर नहीं जाते, कुछ चाय के दुकान पे रुक जाते हैं, कुछ अपने मित्र के साथ मार्केट में घूम रहे होते हैं, और कुछ जो मार्केट देख रहे होते हैं, कभी इधर आनंद कभी उधर आनंद की प्राप्ति में भटक रहे होते हैं। ये जाएंगे घर, लौटेंगे घर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। इन्हीं के कारण मार्केट भरा भरा लगता है, इन्हीं के कारण लगता है कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बच्चे ही बच्चे हैं। ये वे लोग हैं जो डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, बीच में थोड़ा आनंद लेने के लिए रुक जाएंगे। इनमें से लाल लालियो, ये जो 34 यूनिट का हिसाब किताब है यहां दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, मैं बना रहा था। ये जो 34 यूनिट का हिसाब किताब है, इसमें से 19 यूनिट जो प्रकाश है वह पानी गर्म कर चुका है, पानी, और पानी को गर्म करके वेपर के रूप में ऊपर गया है और अभी पानी के साथ बैठा है। उस वेपर को जिस दिन वाष्प को संघनित करके, कंडेंस करके पानी की बूंद या बर्फ जो भी बन जाएगा, तब बेचारा अपने घर जा पाएगा। तो 19 यूनिट ने, सूर्य प्रकाश के 19 यूनिट ने वाटर वेपर के रूप में अपने आप को कुछ समय के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में रखा है। वो डायरेक्ट घर नहीं गया है, और जब वो वापस संघनित हो जाएगा, पानी वापस पानी की बूंद बन जाएगा वो वेपर, तब जाकर वो घर लौट जाएगा। पर ये जो संवन है, उष्मीय विक्षोभ, एक तरीके से थर्मल डिस्टरबेंस, हवाएं भी तो गर्म हुई होगी, हवा भी तो गर्म होकर ऊपर उठी होगी। तो जब ये हवा ऊपर उठेगी, ठंडे में जाएगी, तो उसका तापमान कम होगा, तो अपनी वो हीट रिलीज कर देगी, और जब वो हीट रिलीज करेगी तब जाकर ये अंतरिक्ष में वापस लौटेगा, हवा को ऊपर उठाकर, ये पानी को ऊपर उठाकर, ये हवा को ऊपर उठाकर। और ये रेडिएशन के रूप में 6 यूनिट, रेडिएशन के रूप में मतलब धरातल से यह ऊष्मा धीमे धीमे ऊपर जाएगी। कभी CO2 पकड़ रहा होगा, कभी कोई दूसरा मॉलिक्यूल मीथेन पकड़ रहा होगा। ये वो रेडिएशन है जो शॉर्ट वेव वाला रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग वेव वाला रेडिएशन, दीर्घ तरंग देने वाला रेडिएशन है, जिसको कहीं ना कहीं ये गैसेस रोकेगी, और ये भी लौटेगा पर कुछ समय के बाद। तो ये 34 यूनिट भी लौटेगा, और ये 14 यूनिट जो बादलों ने काम किया था ये भी लौटेगा कुछ समय के बाद। और इस तरीके से 52 यूनिट लौट गया था, 52 में 14 और जोड़ दीजिए तो 66 यूनिट लौट जाएगा,
और फिर ये 34 यूनिट भी कुछ समय के बाद लौटेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी लाल लाली। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 52 यूनिट तो सीधा चला जाता है, 35 तो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, चला गया, और 17 एब्जॉर्ब हुआ दिन में, रात में सीधा चला गया, कुछ नहीं किया बेचारे ने। तो 52 यूनिट 100 में से तो लौट जाते हैं, पर ये जो 48 यूनिट है ना लाल लालियो, 14 और 34, ये कुछ समय के लिए रुकते हैं, कुछ समय के लिए, और इन्हीं 48 यूनिट के कारण हमारे पृथ्वी पर किसी जगह पर रात का तापमान अचानक नहीं गिरता। ये जो 48 यूनिट है यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये 48 यूनिट की मात्रा नहीं बढ़ गई, लेकिन इन 48 यूनिट को घर 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था, जनरली एक कल्पना कर रहा हूं मैं, लेकिन वो 5 घंटे में लौटे, 10 घंटे में लौटे, और उस कारण से पृथ्वी का तापमान आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गया। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यही वो 48 यूनिट है जो पूरी पृथ्वी को रात के समय गर्म रखने में मदद करती है। यही वो 48 यूनिट है जो पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित कर रही है। इनकी मात्रा नहीं बढ़ी है, इनका टाइम पीरियड बढ़ गया है। पहले जल्दी घर चले जाते थे, अब देरी से जा रहे हैं। यही वो 48 लोग हैं जिनके कारण लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, ऑनलाइन के मधुकर सर की क्लास में भीड़ ही भीड़ है। यही गर्माहट पैदा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। तो क्या हीट बजट समझ में आया? मैं पुनः बता रहा हूं, माना 100 यूनिट सूर्य प्रकाश आया था, 35 यूनिट को एल्बिडो कहेंगे, बिना अवशोषण के लौट जाता है, इसे परावर्तित सूर्याताप भी कहते हैं। 27, 6 और 2 यूनिट के रूप में ये निकल जाएगा। 65 एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित प्रकाश है, जिसमें 14 यूनिट बादल या वायुमंडल ने अवशोषित किए हैं, 51 यूनिट धरातल ने एब्जॉर्ब किए हैं। 51 में से 17 यूनिट शाम के समय बिना अवशोषण के लौट जाए, मतलब बिना किसी काम के फिर लौट जाएंगे, दिन भर गर्म किया फिर चले गए। पर ये जो 34 और 14, 48 यूनिट है, ये रात के समय भी पृथ्वी को अचानक ठंडा होने नहीं देंगे, और रात के समय का तापमान फिर भी ठीक रहेगा। देखना, हमारा एक लाल है, उसका नाम है क्रोनिंग सॉन्ग। वो कह रहा है कि अल्नीनो क्या है। तो ये कैसी बात है पता है कि मास्टर, जैसे वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं होता, उसमें कंसेप्ट कुछ और चल रहा है और संजय दत्त पूछते हैं फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मास्टर पढ़ा क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं? मास्टर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा है, अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अल्नीनो की घटना भारतीय मानसून में आने वाली घटना है, वहां मास्टर उसको डिटेल से पढ़ाएगा। पर वैसा हो जाता है ना कि अचानक नींद खुली, मोबाइल ऑन किया, मधुकर कोटवे दिखने लग गए। अच्छा बताए सर फिर अल्नीनो क्या होता है, क्योंकि मैं आज पढ़कर आया हूं, आपको देखना चाहता हूं। तो मेरे लाल, थोड़ा वेट, इंतजार, सीक्वेंस। अब बुढ़ापा नजदीक आ गया है, अब क्या जांचोगे? 10 साल पहले तो ये थोड़ी बहुत चर्चाएं कर लेते तो मैं समझ भी लेता। तो पहले तो मुझे आप बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रही है पूरी बातें? लिखना कैसे है? माना कि वायुमंडल के शीर्ष पर 100% सूर्याताप मिलता है। वायुमंडल से गुजरते समय ऊर्जा की कुछ मात्रा परावर्तित, बिखरी और अवशोषित होती है, केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 35 इकाइयां पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही वापिस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां बादल के द्वारा, 2 पृथ्वी के बर्फ की टोपियों के द्वारा, और 6 एक तरीके से स्कैटरिंग के द्वारा बिखर जाती है। इसे पृथ्वी का एल्बिडो भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ताजे बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद
फ्रेश, एक तरीके से हम कहेंगे रेत का एल्बिडो काफी ज्यादा होता है, तो बर्फ का एल्बिडो, उसके बाद रेत का एल्बिडो। शेष 65 इकाइयां अवशोषित होती है, 14 वायुमंडल के भीतर बादल के द्वारा, 51 पृथ्वी की सतह द्वारा। पृथ्वी स्थलीय विकिरण के रूप में 51 इकाई विकिरण को लौटाती हैं, 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, शेष 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं, जिसमें 6 इकाइयां वायुमंडल द्वारा सीधे अवशोषित होती हैं, 9 संवहन के द्वारा और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा या वाटर वेपर के कारण। वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48 इकाइयां 14 सूर्याताप से और स्थलीय विकिरण से 34 भी वापिस अंतरिक्ष में लौटती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद। इस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल से लौटने वाला कुल विकिरण 17 और 48 65, जो सूर्य से प्राप्त कुल 65 इकाइयों को संतुलित करता है। आपको यह लिखना चाहिए था जैसे यहां दिखाया गया है, 9 19 संघनन के द्वारा, 9 संवहन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा। ये 48 यूनिट है जो सब कुछ खेल कर रही है रियलिटी में। पृथ्वी जितनी उष्मा सूर्य से प्राप्त करती उतनी पुनः लौटा देती है, इसी पृथ्वी का उष्मा बजट, उष्मा संतुलन कहते हैं। 40 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र ताप आधिक्य 40 की जगह 23.5 डिग्री को ही कही ताप आधिक्य, और बाकी ध्रुवीय क्षेत्र ताप न्यून कहलाता है। तो 3 टॉपिक का हमारा टारगेट था आज का, मैं आपको दिखा देता हूं, और तीनों टॉपिक हमने बहुत बारीकी से समझे हैं। प्रॉपर नोट्स आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा। तो आज 3 टॉपिक के कवर होने के साथ ही अब हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, प्रेशर बेल्ट, दाब पेटिया। अगर दाब पेटिया समझ में आ गई तो पवनों की उत्पत्ति और उसके कारकों को भी हम समझ पाएंगे। तो दाब पेटिया, पवनों की उत्पत्ति, अगली कक्षा में हम इसको कवर करेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आप सच में इस कक्षाओं का लाभ ले सके। यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो ही आपको सच में क्लास मजेदार लगेगी। बाकी रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। संडे के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट भी दीजिएगा। MK लाइव रिफर कोड है हमारा अनअकैडमी पर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस रिफर कोड को यूज कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। लाइक करते चलिए, बताना नहीं पड़ना चाहिए, इतना तो गुरु दक्षिणा कर लिया करो मेरे लाल लालियों।